हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने पढ़ा था या फिर आपको पढ़ाया गया था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक था लैंगिक जनन, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है परागण। परागण, आइए जानते हैं परागण है क्या और किस प्रकार की प्रक्रिया है परागण, या फिर परागण में कौन कौन सी चीजें आवश्यक है जिन्हें हमें जानना महत्वपूर्ण है। परागण, देखो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, जब कभी आप अपने खेतों में आसपास जाते होंगे या बहुत सारे फूलों को आपने देखा होगा, उन फूलों में गुलाब, गुड़हल, गेंदा या फिर सरसों के खेत में कभी आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब आप जाते हैं और यदि किसी पुष्प के को अपने हाथ में लें इस प्रकार से, तो देखेंगे कि उससे कुछ छोटे छोटे कलर्ड, वो किसी भी कलर का हो सकता है, लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, काला हो सकता है, आपके हाथों में लग जाता है। मैं बताऊं कहाँ से लग जाता है और क्या लग जाता है। देखो समझने वाली बात क्या है। ये रहा पुष्प, ठीक है। ये पुष्पासन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। पुष्पासन पुष्प का वह भाग होता है जिसपे फूल की सारी संरचनाएं टिकी होती हैं। सबसे बाहरी वाले सिरे जो आपके हैं ग्रीन कलर के, इस तरीके से, इनको कहा जाता है बाह्य दल, ठीक। इनको कहा जाता है दल। ये आपका है पुमंग। इसको बोलते हैं पुमंग। ये जो आपका फीमेल वाला पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, इसको बोला जाता है जायांग, ठीक। ये पुष्प का मादा भाग है, ये पुष्प का नर भाग है। देखो ये मैंने एक फूल बना दिया है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अच्छा बना है या नहीं बना है। तो ये आपका पुष्पासन है जिसपे पुष्प की सारी संरचनाएं टिकी होती हैं। ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है इसको बाह्य दल बोलते हैं। ये आपका कहलाता है दल, ठीक है। ये जो बीच वाला भाग मैंने बनाया, ये सबसे जो बीच वाला भाग है ये आपका अंडाशय कहलाता है। ये वाला भाग ये आपका वर्तिकाग्र कहलाता है और ये वाला भाग वर्तिका कहलाता है। और ये जो भाग इसने में बनाया गया है इसको हम बोलते हैं पुमंग, यानी पुष्प का नर भाग। तो जब आप किसी फूल को अपने हाथ पे रखेंगे तो देखेंगे आपके हाथ में कुछ ना कुछ लग जाता है। अब वो जो चीज़ आपके हाथ में लग गई पाउडर्स के रूप में या छोटे महीन कणों के रूप में, उन छोटे छोटे पाउडर के रूप में महीन कणों को हम बोलते हैं पराग कण। पराग कण। और जब ये पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। यानी परागण क्या है? पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। ये क्या बताया था मैंने? वर्तिकाग्र। क्या बताया था इसको? वर्तिकाग्र। तो मैं ये कह सकता हूं कि पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण। पराग कणों का, किसका? पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण। मैं अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसे लिखूं तो क्या लिखूंगा? एक लाइन में डेफिनेशन में लिख सकता हूं क्या? परागण का मतलब हुआ पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण।
पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण। परागण का मतलब पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। ठीक है, देखो यहां पर भी वही लिखा हुआ है, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या फिर संचारण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? परागण। मतलब किसी भी पौधे का जो फीमेल भाग है, जो मादा भाग है, उस पर परागकणों के स्थानांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता भी रखा है और दोबारा भी बता दिया। अब देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एक बीज पाए जाते हैं, जिन्हें एक अंडाशय होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक बीज पाए जाते हैं, यानी एक से अधिक अंडाशय होता है। मैं बीजांडों की बात करूं जैसे आपका हो गया गेहूं, धान और आम, एक इन समय में बीजों की संख्या एक है। ठीक, उसके बाद अगर आप पपीता, तरबूज या फिर आर्किड की बात करें तो इनमें बीजों की संख्या अनेक है, मतलब एक से ज़्यादा है। ये तो आप जनरल सी बात समझ रहे होंगे कि कुछ पौधे ऐसे होंगे जैसे आम, धान और गेहूं, इन सब में बीजों की संख्या एक है। और आप अगर देखेंगे पपीता और तरबूज तथा आर्किड में बीजों की संख्या एक से अधिक है। अगर मैं इसके आगे बढ़ूं तो फिर क्या कह सकता हूं? परागण के प्रकार देखो, परागण दो प्रकार का होता है, इसको हम बोलते हैं स्वपरागण। स्वयुग्मन को ही हम क्या बोलते हैं? स्वपरागण। देखो, अब मैं बात करूं परागण, तो परागण हो गया आपका दो प्रकार का, एक हो गया स्वपरागण और एक हो गया परपरागण। परागण के दो प्रकार, एक आपका हो गया स्वपरागण और एक हो गया परपरागण। जैसे मैं परागण के प्रकार की बात करूं तो ये दो प्रकार के हैं, स्वपरागण यानी इसी को स्वयुग्मन कहते हैं, ऑटोगैमी भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब एक ही पुष्प के परागकण जैसे परागकोश के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसी पुष्प के परागकण में बना के दिखाऊं। जैसे मैं बात करूं, मैं एक पौधा ड्रा कर रहा हूं, आप समझिएगा। ठीक, एक फूल यहां लगा दिया मैंने, ठीक, इसमें पत्तियां भी लगा दूं छोटी छोटी आपके लिए। अब देखो, इसमें भी आपका वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय होगा। तो यदि इसमें भी परागकण होंगे, तो यदि इसी पौधे का परागकण, जैसे मैं बात करूं, इसमें लिखा हुआ है कि वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण है, एक ही यानी उसी पौधे का। जब मैं बात करूं आम का अगर परागकण है, यदि उसी आम, जैसे ये कोई फूल है, इस फूल में जो परागकण लगे हैं, यदि वो इसी के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वयुग्मन। और इसी को हम बोलते हैं स्वपरागण। स्व का मतलब स्वयं, स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं, या स्वयं पर स्थानांतरित होना, स्वयं के परागकणों का। जिस पौधे में फूल लगा है उसी पौधे के वर्तिकाग्र तक, जैसे इस पौधे के परागकण इसके वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित हो गए, ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? स्वयुग्मन। और इसी को हम बोलते हैं स्वपरागण। उसी पौधे में, मैं यहां पर लिख दूं, स्वयं के पराग
का स्वयं के वर्तिकाग्र पर पहुंचना। तक पहुंचना स्वयं के पराग कण का या स्वयं के पराग कणों का, पराग कणों का, स्वयं के पराग कणों का स्वयं के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। जिस पौधे का पुष्प है उसी के पुंकेसर से परागकण उसी के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएं, ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? स्वपरागण। ठीक है, आगे देखूं, जैसे इस प्रकार के पुष्पों में स्वायुग्मन के लिए परागकण यानी स्वायुग्मन के लिए पराग को वर्तिकाग्र की विमुक्ति की आवश्यकता होती है, साथ ही परागकोश वर्तिकाग्र एक दूसरे के पास अवस्थित। देखो, जब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर उसी पौधे का परागकण उसी के वर्तिकाग्र तक जा रहा है तो इसका मतलब क्या है भैया कि जो वर्तिकाग्र है यानी जो परागकोश है यानी जो परागकण है वो वर्तिकाग्र के पास स्थित होने चाहिए, तभी तो पहुंच पाएगा। मेरे कहने का मतलब अगर किसी फूल में वर्तिकाग्र अलग है, उसका परागकण अलग है, तो वो आसानी से पहुंच नहीं पाएगा, और अगर वहीं पर स्थित है तो आसानी से पहुंच जाएगा। अब एक दूसरे के पास स्थित रहने का मेन रीजन क्या है? ताकि स्वपरागण की प्रक्रिया हो सके। देखो, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एग्जाम्पल इसके हैं वायोला, जिनमें स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। पहला आपका है वायोला, दूसरा है आपका पांसी, दूसरा है ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस। इन सभी पौधों में कौन सी परागण की प्रक्रिया होती है? स्वपरागण। सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण का मतलब क्या हुआ? देखो, सजात पुष्पी का मतलब क्या हुआ? सजात पुष्पी का मतलब क्या है कि जिससे मेरे कहने का मतलब यह है कि जो एक पौधा है उसमें एक ही फूल तो लगेंगे नहीं भैया, एक से अधिक कई सारे फूल लगेंगे। मैं बना रहा हूं इसे जनरली आपके लिए। जो एक पौधा है उसमें एक ही फूल तो लगेंगे नहीं, एक से अधिक फूल लगेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे कोई भी पौधा है तो उसमें एक फूल तो लगेंगे नहीं, कई सारे फूल लगेंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि यदि एक ही पुष्प में स्थित, एक ही पौधे पर स्थित किसी दूसरे पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? सजात पुष्पी परागण। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? सजात पुष्पी परागण कहलाता है। जिसमें इस परागण स्वायुग्मन के जैसा ही होता है। स्वायुग्मन के जैसा इसलिए होता है, स्वायुग्मन यानी कि हम जिसको बोलते हैं स्वपरागण। स्वपरागण के जैसा होने का काम मतलब क्या है कि पौधे में जो परागण की प्रक्रिया हो रही है उसी पौधे के परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये भी किसके समान है? स्वपरागण के। लेकिन जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के दूसरे वर्तिकाग्र तक पहुंचे, पौधा एक ही है लेकिन फूल कितने हैं? एक पुष्प का दूसरे पुष्प पर, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर। पौधा एक ही है, सारे फूल उसी में लगे हैं, तो एक्चुअल में ये तो स्वपरागण ही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको सजात पुष्पी परागण का नाम दिया गया। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आता है परनिषेचन, और घबराइएगा मत। परनिषेचन का मतलब होता है पर परागण। परनिषेचन का मतलब क्या होता है? पर परागण। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं एक पौधा बना रहा हूं, आप देखिएगा,
ये कोई पौधा ए है और ये क्या है, बी है। ध्यान से समझ पा रहे हैं मेरी बात, ये कोई पौधा ए है, कोई पौधा बी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इस पौधे के परागकण, ये आपका वर्तिकाग्र हो जाएगा, ये वर्तिकाग्र हो गया, ठीक है। यहां भी ये निर्भाग पुंकेसर लगा हुआ है, ये हो गया इसका वर्तिकाग्र, और यहां भी निर्भाग क्या लगा हुआ है, पुंकेसर। जब किसी दूसरे पौधे के परागकण, जब किसी दूसरे पौधे के परागकण जब किसी दूसरे पौधे के परागकण किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पर परागण। इसका मतलब क्या है, इसके लिए किसी न किसी कारक की आवश्यकता होगी। जैसे सबसे मेन कारक जो मैं इसमें ले सकता हूं वो क्या है, हमारा हवा, दूसरा क्या हो सकता है, पानी, और तीसरा क्या हो सकता है, कीट। ये तीन पर परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हवा, पानी और कीट। जैसे अगर किसी पौधे बी का परागकण किसी ए पौधे के वर्तिकाग्र तक आएगा तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होनी चाहिए, हवा की। हवा का मतलब समझ रहे हैं आप, जब हवा चलेगी तो परागकण उसके साथ उड़ते हुए, क्या करते हुए, उड़ते हुए किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे, और वर्तिकाग्र तक अगर पहुंच जाएंगे तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पर परागण। और पर परागण के लिए ये तीन चीजें जिम्मेदार है, हवा, पानी और कीट। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मतलब कोई दो पौधे हैं जिसमें हवा के द्वारा एक पुष्प का परागकण उड़ता हुआ दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, इसको क्या बोलते हैं, पर निषेचन। कारक कौन कौन से हैं परागकण के, देखो भैया अभी मैंने बताया कि इसके कारक दो प्रकार के हैं भैया। कारक में दो प्रकार के कारक हैं, देखिए एक आपका है जीवीय कारक, यानी जीव, दूसरा है आजीवीय कारक, यानी कि निर्जीव। जीवीय कारक में आपका हो गया कीट, और उस कीट में भी क्या हो गया, मधुमक्खी, क्योंकि मधुमक्खी सभी फूलों का रस लेने के लिए एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाती है, और जैसे मान लीजिए किसी पौधे पर मधुमक्खी गई और वहां पर बैठी तो उसके पैरों में परागकण लग गए, और वो उड़ती हुई किसी दूसरे पुष्प पर पराग जब गई और वहां भी बैठी तो वो परागकण उस दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित हो गए, कीट हो गया। दूसरा मैं बात करूं निर्जीव में, आपका हवा है और दूसरा क्या है, पानी। एक हवा और दूसरा क्या है, पानी। अब बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनमें हवा के द्वारा परागकण उड़ते हुए एक पौधे से दूसरे पौधे तक आ जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो जल में रहते हैं, यानी जलीय माध्यम से परागकण पानी में बहते हुए उस पौधे तक पहुंच गए। तो इस प्रकार से परागण के अभिकर्मक के रूप में दो ही कारक कार्य करते हैं। पहला आपका हो गया जीवीय कारक और दूसरा हो गया आजीवीय। जीवीय कारक में जीव हो गए जैसे कि कीट, उसमें मधुमक्खी, और आजीवीय कारक में आपका निर्जीव कारक है यानी हवा और पानी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप लोग? मजा आ रहा है एकदम? इंजॉय करते हुए पढ़िए। बायोलॉजी बहुत ही ह्यूमन रिलेशन का सब्जेक्ट है। इसके जस्ट बाद जब आप पढ़ेंगे जनन खत्म होगा, उसके बाद मानव जनन जैसे ही शुरू करेंगे आप देखेंगे सिर्फ अपने शरीर की बात करना है, सिर्फ अपने शरीर की चीज़ें उसमें रिलेट की हुई हैं। अभी यहाँ तो हम इन चीज़ों पे बहस कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले पौधों को जानना जरूरी है, क्योंकि जब पौधों को जानेंगे अपने आसपास की चीज़ों को जानेंगे फिर स्वयं को जानेंगे हम। ठीक है? हाँ, जैसा कि मैंने आपको आजीवीय कारक में बताया था, तो देखिए आजीवीय कारक में आपका आजीवीय परागण में वायु द्वारा परागण, ये आजीवीय कारक मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है।
इसके लिए हल्के चिपचिपाहट रहित परागकणों की जरूरत होती है जो हवा के साथ उड़ते हुए जाएं और दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक चिपक जाएं। यहां पर घास, घास तो आप सबने देखी होगी। घास डालना, मुहावरे का अर्थ क्या है? घास न डालना या घास डालना। बताइएगा जरूर, घास डालना, घास न डालना। जैसे बहुत से लोगों को घास नहीं डालते। जैसे किसी ने कहा कि सर वो आपको घास नहीं डाल रहे या आपको घास नहीं डाल रही, उनको साधारण सा जवाब दीजिए, सर हम गधे थोड़ी है जो घास खाएंगे, इंसान है। घास में वायु परागण होता है, क्योंकि घास स्थल पे पाई जाती है, जब हवा चलती है तो वो झूमती है, और झूमती है तो एक पुष्प से जो परागकण है उड़ते हुए दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। 30 वंशों तक लगभग जो ये वायु परागण की प्रक्रिया है, लगभग जो 30 वंश हैं प्लांट्स के, उन सभी में पाई जाती है। एक बीजपत्री पौधों की अगर आप बात करें, एक बीजपत्री पौधों का मतलब क्या हुआ? एक बीजपत्री पौधों का मतलब हो गया जैसे आम, गेहूं और धान। आम, गेहूं और धान, ये सब एक बीजपत्री हो गए। दूसरा द्विबीजपत्री का जैसे मैं बात करूं, सरसों, मटर। सरसों का जब दाना फोड़ोगे आपको 2 बीज मिलेगा, उसमें 2 बीज पत्र। मटर का ऊपर वाला लेयर हटाओगे, सबसे ऊपर वाला, उसमें 2 दालें मिलेंगी, इसलिए वो 2 बीज पत्री। आम हो गया, ये गेहूं हो गया, ये सब आपका क्या कहलाएगा? 1 बीज पत्री। सॉरी, ये आम भी आपका 2 बीज पत्री की श्रेणी में आएगा, क्योंकि जब आम को आप खोलोगे 2 बीज पत्र मिलेंगे। सरसों और धान और गेहूं इसका हो गया। हाँ, अब अगर मैं बात करूं आगे, अगर इसके देखूं तो एल्गी और ब्रायोफाइटा। एल्गी, आपने देखा होगा नल के आसपास बहुत सारी हरी हरी काई जिसे कहते हैं, हरी हरी चीजें लगी होती, काई, या समुद्रों में आपने देखा होगा समुद्रों का पानी नीला होता है शैवाल के कारण। ब्रायोफाइट्स बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं जिनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, मतलब इनके जड़, तना और पत्ती में विभाजन नहीं किया जा सकता। टेरिडोफाइट्स सजावट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पौधे हैं। टेरिडोफाइट पुरानी दीवालों पर, पुराने कुओं में आपने लगा हुआ इनको देखा होगा। इन सभी में जो परागण की प्रक्रिया है वो जल के माध्यम से ही संपन्न होती है, क्योंकि ये भी पानी में होता है, ये भी पानी में, और टेरिडोफाइट भी कहाँ लगते हैं? मोस्टली पानी में, नमी वाले स्थानों पर। तो नमी वाले स्थानों पर मतलब पानी की उपलब्धता तो वहां रहनी ही चाहिए। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इसके लिए आवश्यकता है आपको जल की, और जल की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये जलीय सतह पर पाए जाते हैं, या फिर जल के किनारे जहाँ पर नमी वाला स्थान है, जहाँ पर पानी का भरा रहता है, उसके आसपास उगते हैं। तो इसलिए इनमें जो परागण की प्रक्रिया होती है वो जल के माध्यम से होती है। अब मैं अगर कुछ और पौधों की बात करूँ, जैसे हाइड्रिला और बेलिस्नेरिया, ये दोनों ताजे पानी में उगने वाले हैं। ताजे पानी का मतलब क्या हुआ? स्वच्छ पानी, बहाव वाला पानी। और अनेक समुद्री घासें जैसे जोस्टेरा, ये सभी जलीय पौधे, और इन सभी में कौन सा परागण होगा? जल परागण। सभी जलीय पौधे जल को परागण के लिए उपयोग में नहीं लाते। लेकिन समझो भैया, बात को समझो, जैसे मेरे कहने का मतलब ये क्या है कि ये है शैवाल, हाइड्रिला बना दिया मैंने, ग्रीन कलर का बनाऊं ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे देखने में। इस तरीके की छोटी छोटी पत्तियां होती है शैवाल में। ठीक, ये सब जल के, ये तो शैवाल है, मतलब ये हमारा है हाइड्रिला। तालाब में जब कभी आसपास, अपने आसपास गांव के जो तालाब है वहाँ टहलने जाते होंगे, तो आपने देखा होगा कि पानी में डूबी हुई कुछ हरी हरी घास जैसी चीज़ हमको दिख रही है, वो आपका हाइड्रिला है, पानी में डूबी हुई है वो। उनमें जो परागण की प्रक्रिया होती है वो जलीय माध्यम में ही संपन्न होती है। आगे भी आप देखिएगा, अधिकांश जलीय पौधे जैसे कि वाटर हायसिंथ और वाटर लिली, वाटर हायसिंथ पानी के ऊपर उगने वाला है ये। दूसरा वाटर लिली, जिसको कुमुदनी बोलते हैं, पानी की सतह पर उगते हैं, और सतह पर जब उगेंगे
तो इनमें जो परागण होगा वो कीटों के द्वारा होगा या फिर वायु के द्वारा होगा। जैसे ये लगा हुआ है और ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो हवा चल रही है, तो जब वो हिल रहा है तो परागकण उड़ते हुए दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं। या फिर कोई कीट आया, जैसे मान लीजिए मैंने मधुमक्खी आ गई यहाँ पर, और ये मधुमक्खी यहाँ पर बैठ गई, तो बैठेगी तो ये परागकण, जो छोटे छोटे परागकण होंगे वो उसके पैरों में चिपक जाएंगे, और यहाँ से चिपकते हुए जब ये दूसरे पौधों तक उड़ती हुई जाएगी तो ये परागकण उस पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे, जिससे निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी संपन्न। देखो, नर पुष्प परागकण पानी की सतह पर अवमुक्त होते हैं, और जैसे किस किस के परागकण पानी की सतह पर अवमुक्त होते हैं, उनमें आपका बैलिस्नेरिया हो गया। ये जल की धाराओं के साथ निष्क्रिय रूप से बहते हैं, पानी जिधर बह रहा है उधर ही इसके परागकण बह जाएंगे, और अगर कोई भी फीमेल पौधा या फिर उधर मिल गया तो ये उसके परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे, जिससे निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आगे बढ़ता हूं मैं और फिर बताता हूं आपको। समुद्री घास, और समुद्री घास में एक घास का नाम मैं आपको बता रहा हूं जिसका नाम है सी ग्रास, समुद्री घास। ये जो मादा पुष्प हैं वो जल की सतह के नीचे ही पानी में डूबा रहता है। मादा पुष्प जल की सतह के नीचे पानी में डूबा रहता है, और परागकण जल के अंदर ही अवमुक्त होते हैं। और इस प्रकार की बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे परागकण लंबे फीते जैसे होते हैं, लंबे और फीते जैसे होते हैं। जल के भीतर निष्क्रिय रूप से बहते हैं, और बहने के कारण कुछ एक वर्तिकाग्र तक पहुंच ही जाते हैं। देखो, समझने वाली बात क्या है कि सीग्रासेस की अगर बात करें तो जो मादा पुष्प है वो पानी की सतह के नीचे है, और परागकण जल के अंदर ही अवमुक्त होते हैं, और पानी में बहते हुए वो परागकण फीते जैसे होते हैं, पानी में बहते हुए निष्क्रिय रूप से बहते हैं, जिसके कारण वो उसकी वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। और जब वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे तो निषेचन की क्रिया क्या हो जाएगी? संपन्न। आगे देखेंगे, परागण पूरा होता है। जल परागित अधिकतर प्रजातियों में परागकणों को पानी के भीतर, सब बेकार है आपके लिए। यहां से देखिए, वायु एवं जल परागित पुष्प ना तो बहुत ही रंग युक्त होते हैं और ना ही मकरंद पैदा करते हैं। वायु परागण जिनमें होता है वो बहुत ज्यादा कलर्ड फ्लावर, जैसे गेहूं, गुलाब, गुड़हल और गेंदा, जिन सब में वायु और जल परागण दोनों होगा, वो बहुत ही रंगयुक्त, मतलब कलर्ड फ्लावर नहीं होंगे, कहने की बात ये है। और ना ही उनके पास मकरंद, मधुमक्खी जिनके लिए पोलों पर जाती है उसे मकरंद कहा जाता है। इसका क्या कारण है? अधिकतर पुष्पीय पौधा परागण प्रक्रिया के लिए अभिकर्मक या कारक के रूप में उपयोग किया जाता है। मधुमक्खियां, किन किन का उपयोग कारक? मधुमक्खियां हो गया, भंवरे हो गया, तितलियां हो गई, बर्रे हो गया, चींटियां हो गई, या सलभ कीट जिसको सखोरा या गुंजन पक्षी भी कहा जाता है। चमगादड़ भी परागण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि रात में जब चमगादड़ उड़ते हैं तो ये फलों को खाने के लिए वहां पर जाते हैं, और उल्टे लटक गए और इनके फूलों के जो परागकण हैं इनके ऊपर गिर गए, फिर दूसरे पौधे तक पहुंच गए, वहां पकड़ा, फिर उसके परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच गए। तो इस प्रकार से निषेचन की क्रिया भी क्या हो जाती है? संपन्न। अब प्राणियों में अगर आप बात करें, जो कीट परागण है या फिर जो जीवीय कारक है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? मधुमक्खी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही निभाती है। और बंदर जैसे लीमर, ये भी तो फलों को खाने के लिए, जब ये बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ते हैं तो फलों को तोड़ने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो फलों के साथ पहले फूल आएगा तो फल आएगा, तो फलों को जब तोड़ेंगे तो जो परागकण होंगे फूलों के वो इनके हाथ पे लगेंगे, फिर दूसरे पौधे तक जाएंगे, वहां तक इनके हाथों से होते हुए परागकण स्थानांतरित हो जाएंगे। कृंतक चूहा टाइप का होता है। और छिपकली, ये छिपकलियां भी कुछ प्रजातियां पादपों के परागण के लिए सक्रिय रूप से पाई जाती हैं या सक्रिय काम करती हैं। अगर आप प्राणी परागित पादपों के पुष्प एक विशिष्ट प्रजाति के प्राणी के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। जिस टाइप के पौधे में जिस टाइप का परागण होना होगा वो उस प्रकार से अपने अनुकूलन को बना के रखेगा, ताकि उसे बाद में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े।
अच्छा, ये जो कीट परागण वाले पुष्प होते हैं ये बड़े तथा रंगीन तथा सुगंध से युक्त होते हैं। अब बताओ कौन कौन से फूल आपने ऐसे देखे जिनमें सुगंध आती है? गेहूं, गुलाब, गुड़हल, गेंदा, चमेली, इन सब में सुगंध आती है। और ये मकरंद से भरपूर होते हैं, क्योंकि भैया जब मकरंद ही नहीं रहेगा तो मधुमक्खी क्या करने के लिए आएगी, और अगर मधुमक्खी नहीं आएगी तो परागण नहीं होगा। जब ये पुष्प छोटे होते हैं तो अनेक पुष्प एक पुष्पवृत्त के समूह में बंद होकर उभार की तरह संरचना बनाते हैं। इस प्रकार ये उभार की जैसी संरचना बनाते हैं। मक्खी और बीटल परागित, मक्खी तथा जो बीटल कीट हैं उनसे परागित होने वाले पुष्प मलिन गंध स्रावित करते हैं, क्योंकि मधुमक्खियां तो गंदगी पर जाएंगी ना, तो ये गंध जो है वो मलिन होती है, जिसके कारण मधुमक्खियां या फिर हम कह सकते हैं मक्खियां आकर्षित होती, मधुमक्खियां नहीं मक्खियां, ये प्राणी आकर्षित होते हैं। और प्राणियों से भेंट जारी रखने के लिए पुष्प के कुछ लाभ भी उपलब्ध कराए जाते हैं। मकरंद और परागकण फूलों द्वारा प्रदत्त आम पारितोषिक है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, एमॉर्फोफेलस, उदाहरण हमारा क्या है, एमॉर्फोफेलस। इसका पुष्प काफी लंबा सा 6 फीट का होता है। 6 फीट का पुष्प आपने सुना नहीं होगा अभी तक। अरे 6 फीट हो गया, इतना बड़ा, इस बोर्ड के जितना 6 फीट का फूल होता है। ठीक ऐसा ही एक संबंध सलभ की एक प्रजाति है, यानी कीट की एक प्रजाति और यूका पुष्प, पादप का जो पुष्प है उसके बीच होता है, जहां दोनों प्रजाति सलभ और कीट बिना एक दूसरे के अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। जो सलभ है वो अपने अंडे पुष्प के अंडाशय में रख देती है और बार बार जब वहां आती जाती रहती है, बार बार जब वहां आती जाती रहेगी। जैसे मैं एक फूल बनाऊं, मान लो ये कोई फूल है, जनरली मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। अब यहाँ मधुमक्खी सलभ ने अपने अंडे दे दिए, अब वो बार बार तो यहाँ उड़ती हुई आएगी, इसलिए आएगी क्योंकि उसके अंडे यहीं पर हैं। अब जब उड़ती हुई आएगी तो जब वो दूसरे पौधों तक भी तो जाएगी मकरंदों को एकत्रित करने के लिए, तो मकरंद को लेकर आएगी और वो मकरंद इस पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे, जिससे निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि ये जीवीय कारक में कीट के द्वारा किया जाने वाला महत्वपूर्ण टाइप का परागण है। इसके बदले में सलभ द्वारा परागित होता है, ये तो बात मैंने अभी तो तुम बताई। सलभ के लार्वा अंडे से बाहर तब आता है, सलभ का जो लार्वा होगा, लार्वा लिखा है, लार्वा अंडे से बाहर तब आता है जब बीज विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। अब मैं कुछ पौधों का अवलोकन आप कर सकते हैं अपने आसपास, खीरा, आम, पपीता, धनिया, प्याज, लोबिया, कपास, तंबाकू, गुलाब, नींबू, यूकलिप्टस, केला आदि में पता करिए कि किस प्रकार का परागण होता है। जनरली बात करूं, खीरा, पीपल, धनिया, पपीता, प्याज, लोबिया, कपास, तंबाकू, गुलाब, गुड़हल, कुछ में आपका वायु परागण होगा और कुछ में आपका कीट परागण होगा। आप पता कर लीजिएगा। जैसे मक्का की बात करो और बहुत सारी प्रजातियां, जैसे पपीता में नर तथा मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं। पपीता जानते हैं, जब भी आप पपीता खरीद के लाते हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि नर तथा मादा 2 पुष्पों को लेकर जाइए। 2 को लेकर जाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि जब आप 2 लेके जाएंगे, क्योंकि पपीते में नर और मादा अलग अलग होते हैं, अर्थात एक पौधा या तो नर होगा या तो मादा। अब इसका परागण करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता, स्वपरागण तो होगा नहीं, इसमें स्वपरागण तो होगा नहीं, और अगर पर परागण होगा तो या तो कीट से होगा या फिर वायु के द्वारा परागण होगा। हमारा आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है और ये हमारा 4th लेक्चर था। तब तक बने रहिए हमारे साथ।